अध्याय 5। हमारे दिल कितने जिद्दी हैं। मौसम गर्म होने के संकेत देने लगा। मैं घर में रहना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कुछ घंटों के लिए सड़क के किनारे फूलों के बगीचे में चला गया। दोपहर की धूप बहुत अच्छी थी। मेरे बगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी प्रसन्न हंसी घंटियों की आवाज की तरह स्पष्ट थी। मैंने अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन गर्मी की कोई किरण महसूस नहीं हुई। अचानक मेरे कान में एक आवाज आई, सर्दी बीतने वाली है। तुमने अभी तक ओडेसा का वसंत नहीं देखा है क्या? तुमने? वह आंद्रे था। उसने मुझे एक कप कॉफी दी। गर्म कॉफी का एक घूंट लेते हुए मेरी आत्मा धीरे धीरे अपनी पुरानी जगह पर लौट आई। मैंने आंद्रे से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? मैं अभी तुम्हारी खूबसूरत रूममेट से मिला था। आंद्रे ने आंख मारी। आम तौर पर आंद्रे कम ही कैजुअल कपड़े पहनते हैं। आज उन्होंने काले रंग का टर्टलनेक स्वेटर और जीन्स पहना था। कपड़े बहुत साधारण दिखते हैं। अंदर से ऐसा लगता है जैसे उन पर शायद मेड इन चाइना का लेबल लगा हुआ है। लेकिन आंद्रे अभी भी बाहर खड़े हैं और सूरज की रोशनी के नीचे सुखद हैं। उनकी नीली पुतलियां पारदर्शी लगती हैं। मैं अपनी आंखों के नीचे देख सकता हूँ। आंद्रे मेरे बगल में बैठ गया। हम में से कोई भी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहां से गुजर रहे लोगों को देख रहा था। कोई अकॉर्डियन बजा रहा था जो 60 और 70 के दशक के जाने पहचाने गानों से भरा हुआ था, जैसे मॉस्को के बाहरी इलाके में शाम, कत्यूशा, खिलती हुई रसभरी। उसने एक के बाद एक गाने बजाए, इसलिए उसके आसपास के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। कुछ ने हाथ पकड़कर आंद्रे के संगीत पर नृत्य भी किया। आखिरकार मैंने ही चुप्पी तोड़ी, क्या अब आप व्यस्त नहीं हैं? हाँ, लेकिन फसल बहुत बड़ी नहीं है। उसने मेरी ओर देखा। वह अस्थायी रूप से सुरक्षित है। आंद्रे ने नामों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन मैं जानता था कि वह किसकी बात कर रहा था। उन्होंने मुझे विशेष रूप से यह समाचार सुनाया क्योंकि वह चाहते थे कि मैं सुरक्षित महसूस करूं। लेकिन वह नहीं जानता था कि मैं उस व्यक्ति से पूरी तरह आहत हूं। मैं मुस्कुराना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह के कोने ऐसे सख्त हो गए मानो पत्थर बन गए हों। उठो, चलो भी नाचें। मैंने उसके हाथ को धक्का दिया। आंद्रे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझे क्षमा करें। हम केवल दोस्त ही रह सकते हैं। मैं आंद्रे को झूठी आशा नहीं देना चाहता, जिससे वह अपनी खूबसूरत जवानी गवा दे। यह एक अनैतिक कार्य है। आंद्रे ने मेरा हाथ खींचा, जब तक तुम मुझसे बचते नहीं हो। आंद्रे, मैं बेहद असुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। भविष्य में मैं तुम्हें क्या चुकाऊंगा? यह मेरी समस्या है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकते। माई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। कोई भी आदमी तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगा। तुम खुद को नकारना मत। मेरी आंखें लाल हो गईं। आंद्रे, तुम बहुत मूर्ख हो। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान सर्दियों के बीच में सूरज की रोशनी की तरह कोमल थी, जो मेरे बर्फीले दिल को गर्म कर रही थी। उस दिन से मेरा मूड खराब था। मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह महिला मेरी तलाश में आएगी। उसके पेट में एक बच्चा था और जैसे ही मैंने देखा, मैंने उसे पहचान लिया। आखिरकार, उसके जैसी खूबसूरत महिलाएं बहुत कम होती हैं। मेरा नाम वेलेरिया है। अप्रत्याशित रूप से वह धारा प्रवाह चीनी बोली, आपने उस दिन गलत समझा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके और मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैं उसे घर में नहीं आने देना चाहता। वह कम से कम 1 मीटर 75 लंबी है, मुझसे आधा सिर ऊंची है, इसलिए अगर मैं हमला करता तो जरूरी नहीं कि मुझे फायदा होता। लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। बस दरवाजे के बाहर खड़ी रही, मेरी ओर विनती करते हुए। आंखें पानी की 2 बूंदों की तरह चमकती हैं।
शायद कोई भी पुरुष उसकी आंखों में देखकर हिल जाएगा क्योंकि मैं एक महिला हूँ। यह तरकीब मेरे काम नहीं आती। मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाला था। मैंने देखा और उसने बच्चे को हाथ से पकड़ रखा था। लड़के का सफ़ेद चेहरा ठंड से लाल हो गया था। मैंने तुरंत अपना दिल नरम कर लिया और वेलेरिया और उसके बच्चे को घर में जाने दिया। रसोई में चॉकलेट पाउडर का एक डिब्बा लिया, एक कप गर्म पानी मिलाया और बच्चे को दिया। कृपया कुछ कहें। मैं वेलेरिया और उसकी माँ से बहुत दूर बैठा, बहुत ठंडे रवैये के साथ। दरअसल उसने कोई कठोर शब्द नहीं कहे थे, इसलिए मैं ज्यादा रवैया नहीं दिखाना चाहता था। शायद इस मामले में वेलेरिया भी पीड़ित थी। बच्चे के कंधे युवा थे। वह अपनी कहानी शुरू करने से पहले बहुत देर तक झिझकती रही। जब मैं 17 साल की थी, तब मैंने इवान को जन्म दिया। उसके पिता बेरोजगार थे। उन्हें लंबे समय तक कोई नौकरी नहीं मिली। हर बार वह ऐसा करते थे। नशे में धुत होकर वह मेरी माँ और बच्चे को प्रताड़ित करने लगा। मैं दंग रह गया और तुरंत सीधा बैठ गया। ऐसा कहा जा रहा है कि क्या यह बच्चा टन जियानगो का मांस और खून नहीं है? इवान नाम का बच्चा सोफे पर चुपचाप बैठा रहा। लड़के ने दोनों हाथों में चॉकलेट का एक कप पकड़ लिया और छोटे छोटे घूंट में चॉकलेट पी ली। लड़के को अपनी माँ की सुंदरता विरासत में मिली है, इसलिए उसके चेहरे की विशेषताएं नाजुक हैं और उसकी गोरी त्वचा लगभग पारदर्शी है। लड़के के बाल और पुतलियां गहरे भूरे रंग की थी, इसलिए मैंने उसे मिश्रित नस्ल का बच्चा समझा। मेरे पास इवान को अपने माता पिता को देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 4 साल पहले मैंने चिकन हेड का अनुसरण किया था। मातृभूमि छोड़कर मैंने वेलेरिया की ओर देखा। वह बहुत संवेदनशील थी, मुस्कुराई और मुझसे कहा, यह सही है, यह चिकन हेड है। आपके चीनी भी इसे कहते हैं। उसने मुझे टन से मिलवाया। मैंने 6 महीने तक टन का अनुसरण किया। वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन मुझे खुशी नहीं होती। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो सकता। वेलेरिया थोड़ी शर्मीली थी। वह एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, आप जानते हैं, समस्याओं में से एक शारीरिक है। दूसरी ओर, इस शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं है। उस समय सन की रूसी बहुत अच्छी नहीं थी। हम पूरे दिन एक दूसरे से केवल कुछ शब्द ही बात करते हैं। मैं बहुत अकेला हूँ। चिकन हेड, बॉस ड्राइविंग वेश्याएं। मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर कहा, मैं समझता हूँ। मैंने टन से कहा, मैं ओडेसा में नहीं रहना चाहता। मुझे इवान की याद आती है। उसने कुछ नहीं कहा, कोई शब्द नहीं। मुझे अपने गृहनगर वापस जाने के लिए कुछ पैसे दो। जब मैं घर लौटा तो सारे पैसे खर्च करने के बाद भी इवान के पिता के पास नौकरी नहीं थी। उसने मुझे फिर से पीटा और उसने मुझे लगभग मार डाला। कई बार मुझे केवल टन को खोजने के लिए वापस जाना पड़ता है। मैंने वेलेरिया की ओर एकटक देखा। बाहर से वह ऐसी पीड़ित नहीं लग रही थी। वेलेरिया ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें लाल थीं। टन ने मुझे 7 किलोमीटर बाजार में एक स्टोर खोलने में मदद की। फिर उसने भी देखा। सामान के स्रोत के लिए मेरी मदद करें। इस स्टोर के लिए धन्यवाद। मैं अपना और इवान का भरण पोषण कर सकता हूँ। इवान उसे डैड क्यों कहता है? मैं वेलेरिया की कहानी पर बिना शर्त विश्वास करता हूँ, लेकिन पापा शब्द के बारे में सोचते हुए मैं अभी भी देखता रहता हूँ। मेरे दिल में डॉट वेलेरिया मुस्कुराने के लिए उसने इवान को अपनी ओर खींच लिया। मैंने लड़के को पुकारा, इवान, इवान। लड़के ने फिर भी अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया, लेकिन मेरी पुकार नहीं सुनी। मैंने लड़के की माँ की ओर संदेह से देखा। वेलेरिया उदास होकर मुस्कुराई। मेरे बेटे को ऑटिज्म है। मुझे अचानक समझ आया कि ऑटिज्म का मतलब है अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने से इनकार करना।
इवान ने जब 2 साल का था तब असामान्य लक्षण दिखाना शुरू कर दिया था। वेलेरिया ने लड़के के सिर पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर असीम उदासी दिख रही थी। लेकिन यह अजीब है, मेरा बेटा टन के बहुत करीब है। वह अक्सर टन को पापा कहता है। उसके पिता कहाँ हैं? इवान का छोटा लड़का। उसे लगा उनके दिल में बहुत दुख हुआ। 2 साल पहले शराब विषाक्तता के कारण उनका निधन हो गया। वेलेरिया की आवाज में कोई भावना प्रकट नहीं हुई। कितना अफसोस है, मुझे नहीं पता था कि और क्या कहूँ। जाने से पहले वेलेरिया ने मुझसे कहा, हालांकि दुर्घटना के समय एयरबैग खुल गया था, लेकिन टन हिल गया था। वह 2 घंटे तक कोमा में था। जब वह उठा तो वह उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसने फोन का जवाब देने से इनकार कर दिया। कार दुर्घटना क्यों हुई? मैंने पूछा। सामने एक ट्रक है। से उस गली से इस गली तक। आवाज वेलेरिया की बेल्ट पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए अपनी बाहें इधर उधर लहराईं। संक्षेप में, उसके पास ब्रेक लगाने का समय नहीं था। उसकी पूरी कार ट्रक के नीचे चली गई और पूरी छत उड़ गई। उस दृश्य की कल्पना करने के बाद मैं अचानक हंस पड़ा। ऐसा कहने के बाद, क्या टन जियान गो की लग्जरी कार मौलिक रूप से एक परिवर्तनीय में बदल गई है? वेलेरिया ने मुझे अजीब नजरों से देखा। क्या तुम्हें यह अजीब लगता है? आह, नहीं था। मैं कुछ और सोच रहा था। वेलेरिया दुखी लग रही थी। सूरज एक अच्छा इंसान है। वह बहुत थका हुआ है। यदि आप उसकी मदद नहीं कर सकते, तो उसे निराश न करें। मैंने अपने होठों को थोड़ा भींच लिया। सोच रहा था कि वह कौन था जिसने किसे निराश किया। मेरे सामने वाली महिला वास्तव में टन जियान गो की अंधभक्ति करती है। मुझे लगता है कि टन जियान गो के इरादे अच्छे नहीं हैं। शायद इसलिए कि वेलेरिया एक खूबसूरत महिला है, इसलिए वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है। एक पुरुष की शूरवीर भावना को केवल सुंदर महिलाओं के सामने ही उच्चतम स्तर तक बढ़ावा दिया जा सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि यह आपके लिए अनुचित है। क्या दाई थान आर्टिलरी टीम का कप्तान शीर्षक नकली है? जहां तक कार दुर्घटना की बात है, जब मैं अस्पताल में था तब मैंने इसे देखा था। वह अभी भी बहुत ऊर्जावान था। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से खींचा कि चोट लग गई। वेलेरिया को विदा करने के बाद टन को याद करते हुए मुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अस्पताल में जियान गो की गुस्से भरी निगाहें मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मैंने कुछ देर सोचा, फिर आखिरकार जोर से हंसा। हाय हाय हा हा। हालांकि मैं अपनी अभिव्यक्ति नहीं देख सका, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता था कि यह एक कपटपूर्ण मुस्कान थी। टन जियान गो, मैं भी कभी कभी डर जाता था। पता चला कि यह मेरी कमजोरी है। आप अच्छे मौसम के आदी हैं, इसलिए आप डरते हैं कि दूसरे बिना किसी कारण के आपको छोड़ देंगे, है ना? मैं मूल रूप से टन जियान गो को कॉल करने का इरादा रखता था, लेकिन मैंने इसके बारे में बेहतर सोचा। निश्चित रूप से आप वेलेरिया के मुझे ढूंढने आने के बारे में जानते हैं। अब शायद वह अपने पैर ऊपर करके लेटा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि मैं उसे अपने आप ढूंढ लूं। उसकी वजह से मुझे जो कष्ट सहना पड़ा, उसके बारे में सोचते हुए मैंने उसे जल्दबाजी में नहीं बुलाने का फैसला किया। अगले दिन मैं सामान्य रूप से स्कूल गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन दोपहर के भोजन के ठीक बाद मैं अपने होमवर्क की समीक्षा करने ही वाला था कि फोन बज उठा। स्क्रीन पर टन जियान गो के 3 शब्द चमके। हेलो। मैं मन ही मन हंसा और आलस्य से अपनी आवाज उठाई। अंत में वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार, आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं? खेलें? मेरे पास खेलने का समय नहीं है। मैं होमवर्क में व्यस्त हूँ। ठीक है, आप महान हैं। टन जियान गो ने अपने दांत पीसना शुरू कर दिया। मैं खेलूंगा, इसे ले लो। मेरा दूसरा पक्ष बाद में जानना। अरे, पछताओ मत। मैंने तुरंत फोन का शॉर्टकट बटन दबा दिया।
किसी को धमकी देने की हिम्मत? टन जियानगो ने तुरंत मुझे फिर से बुलाया। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से शांत थी। मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ऐसा मत कहो, तुम नहीं चाहते कि मैं कुछ करूं? मैंने लापरवाही से उत्तर दिया। अब तक आप मुझे नियंत्रित करते रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं शर्त लगाना चाहता हूं। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मैं खेल पलट सकता हूं, लेकिन अगर मैं दुर्भाग्यशाली रहा तो मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा। यहाँ आओ, आओ मिले और बात करें बाद में, उसने कहा। मैंने घूर कर देखा। उसने सोचा कि वह बिल गेट्स है। क्या मुझे बॉस से मिलने के लिए ठीक से कपड़े पहनने की जरूरत है? अंत में मैंने फिर भी उनसे मिलने के लिए अपने कपड़े बदले। अगर आग पहले ही जल चुकी है तो इसे बुझा देना चाहिए। अगर यह जारी रही तो मुझे डर है कि यह इसे जला देगी। अप्रत्याशित रूप से टन जियानगो अपनी लकड़ी की बैसाखी के साथ मेरा स्वागत करने के लिए बाहर आया। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उसके पास अक्सर ऐसी तरकीबें होती हैं जिनकी कल्पना करना कठिन होता है। आपको वास्तव में मुझसे मुकाबला करना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में था। उसका स्वर बिल्कुल भी नरम नहीं था। जब आप अस्पताल में मुझे खींच रहे थे तो क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि मैं विकलांग था? मैंने सोचा, इस तरह एक लंबे आदमी को धक्का देना अनुचित है मेरे द्वारा और गिर जाओ। लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो कि तुम्हें लकड़ी की बैसाखी का उपयोग करना पड़े, है ना? जब मैंने उसे ऊपर ले जाने में मदद की तो मुझे एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी। 20 सीढ़ियां चढ़ने में हमें 5 या 6 मिनट लगे। उसने अपने शरीर का लगभग पूरा भार मुझ पर डाल दिया, जिससे मेरी सांसें फूलने लगी। उसका चेहरा भी पसीने से लथपथ था, क्योंकि उसने बहुत जोर से ब्रेक लगाया था। टन जियानगो की दाहिनी जांघ की मांसपेशी गंभीर रूप से खिंच गई थी। उस समय दोनों कारें 100 मीटर से अधिक दूर थी और टन जियानगो ने ब्रेक पर कदम रखा। वह जितना जोर लगा सकता था। पहियों के घर्षण से सड़क की सतह पर चिंगारी पैदा हुई, जिससे काले टायरों के निशान की 2 पंक्तियां निकल गईं। फिर भी उनकी कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे चला गया। सौभाग्य से प्रतिद्वंद्वी एक बड़ा ट्रक था, अन्यथा परिणाम अप्रत्याशित होते। एक और मजेदार कहानी यह है कि दुर्घटना के 3 दिन बाद टन जियानगो केवल तरल भोजन खा सकता था, क्योंकि उसने अपने दांत इतनी कसकर भींच लिए थे कि उसके दांत दुखने लगे और वह टोफू भी नहीं काट सका। लेकिन मुझे यह बहुत अजीब लगा। मैं मुस्कुराने की हिम्मत नहीं कर सका। अपने भाई की परेशान शक्ल देखकर मेरा दिल दुख गया। साथ ही मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, क्योंकि जब उसके साथ कुछ हुआ तो मैं उसके साथ नहीं था। यदि आप हजारों दिनों तक सैनिकों को इकट्ठा करते हैं जब आपको उनकी आवश्यकता होती है, तो आप उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाएंगे। टन जियानगो अभी भी गुस्से में थी। मुझे तुम्हारी प्रेमिका होने का क्या फायदा? तुम्हें किसने कहा कि किसी और की माँ और बच्चे के साथ इतने करीब और घनिष्ठ होने के बारे में स्पष्टीकरण न दें? मुझे इसे खत्म करने का एक बहाना मिल गया। आप समझाएं? मैं समझाता हूँ। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आप मेरे फोन कॉल का उत्तर क्यों नहीं देते? टन जियानगो ने डांटना जारी रखा। मैंने बात टाल दी। क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। आप जानना चाहते हैं कि मैं फोन का जवाब क्यों नहीं देता? मैंने ठान लिया है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको मरने दूंगा। टन जियानगो ने मेरी ओर देखा। क्या करे, तुम खाना चाहते हो? मैंने फिर पूछा। उसे कुचलो और स्टू में डाल दो। उसने अपने दांतों से सांस ली। वाह, तुम सचमुच गुस्से में लग रहे हो। मैं मुस्कुराया। कमरे में इत्र की खुशबू आ रही है। यह लोंगन की तरह नहीं लगता आप जिस ब्रांड का उपयोग करते हैं। यहाँ कौन आया? आखिरकार टन जियानगो मुझसे कुछ साल बड़ा है, इसलिए वह अपने गुस्से को अच्छी तरह से नियंत्रित करना जानता है।
यह महसूस करते हुए कि वह नियंत्रण से बाहर है, उसने 2 बार खांसी की। उसका चेहरा तुरंत सामान्य हो गया और उसकी अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई, एक फंतासी फिल्म से भी तेज। उसने बेहद शानदार लुक दिया। मैं इसे कैसे प्रबंधित कर सकता हूँ? बहुत सारे लोग रिट्रीट में शामिल होना चाहते हैं। कोई भी आपके बिना नहीं मरेगा। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मैं बस मुस्कुराया और उसे डेस्क के बगल वाली कुर्सी पर बैठने में मदद की। यह स्पष्ट रूप से वेलेरिया के जैडो परफ्यूम की खुशबू है। आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? आखिरकार टोन जियानगो ने गुस्सा करना बंद कर दिया। उसने सच में पूछा, मैं पका हुआ गोमांस खाना चाहता हूँ। मैंने पहली बार अपनी सहमति दिखाने के लिए उसके माथे को चूमा। इस मामले से मैंने एक सबक सीखा, सब कुछ वैसा ही है। यदि आप उससे नहीं डरते, तो वह आपसे डरेगा। जो लोग प्रकृति का अनुसरण करते हैं, वे बेहतर होंगे। ऐसा लगता है जैसे मुझे सिखाया गया है कि घर में एक और व्यक्ति है, तीसरा मेहमान जिससे मुझे मिलने का मौका नहीं मिला है। जिस घर में वे रह रहे हैं, वह 2 मंजिल है। पहली मंजिल एक साझा बैठक कक्ष और रसोई घर है। दूसरी मंजिल में कुल 4 कमरे हैं। 3 शयन कक्षों में 3 लोग रहते हैं। शेष कमरा टन जियानगो का अध्ययन कक्ष है। टन जियानगो ने एक बार कहा था कि इस आदमी का नाम खाओ वेई है। कपड़ा उत्पादों के आयातक और थोक विक्रेता। उसकी बड़ी आंखें और घनी भौहें हैं, जो पूर्वोत्तर के लोगों की तरह हैं, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी है। कभी कभी विशेष प्रभाव वाले कुछ प्रामाणिक पूर्वोत्तर वाक्य भी बोलती है। जब मैं रसोई में दाखिल हुआ, तो खाओ वेई अपने मुंह से नूडल्स खा रहा था, एक गहरे तवे से खुला हुआ। मुझे अपनी ओर देखते हुए देखकर वह शर्माकर रुक गया और मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। मैंने सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया। फिर मैंने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं और रात का खाना तैयार किया। अतीत में मेरी माँ ने मुझे एक कड़ाही में तेल के साथ गाजर और प्याज भूनना सिखाया, फिर उन्हें गोमांस के साथ उबालने के लिए एक बर्तन में डाल दिया। स्वाद और भी स्वादिष्ट होगा। मेरे बगल में खाओवी अजीब लगा, इसलिए उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। मुझसे, क्या बीफ स्टू इतना जटिल है? उसने सौम्य रवैया दिखाया, जिससे मुझे भी उससे बात करने की इच्छा हुई। तुम्हें नहीं पता कि ऊपर के लोग कितने नकचड़े हैं, स्वाद कितना अच्छा है, भले ही यह सिर्फ हो थोड़ा सा। वह इसे पहचान सकता है। मैंने उन्हें कभी किसी रेस्तरां निदेशक को व्याख्यान देते हुए नहीं देखा, लोगों को ऐसे पढ़ाते हुए जैसे अपने पोते पोतियों को पढ़ाते हुए। खाओवी ने हंसते हुए कहा, वह ऐसा अभिनय करना पसंद करता है जैसे वह शांत है, लेकिन वास्तव में वह एक कठोर बोलने वाला व्यक्ति है, जो कहता कुछ है और करता कुछ और है। उस पर ध्यान मत दो। जितना अधिक तुम ध्यान दोगे, वह उतना ही अधिक उत्साहित हो जाएगा। टिप्पणी बहुत सटीक थी। मैं मुस्कुराया। एक समय था जब टोन जियानगो ने यह भी कहा था कि बान दुए दुए ने जितना अधिक ध्यान दिया, वह उतना ही अधिक अहंकारी हो गया। यह कहा जा सकता है कि इन दोनों लोगों का व्यक्तित्व आधा पौंड है। कोई भी दूसरे से कमतर नहीं है, यह सही है। अपने जीवन साथी को ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाते हुए टन जियानगो की निंदा की। मैं उसके जैसा बातूनी व्यक्ति से कभी नहीं मिला। आम तौर पर वह शेखी बघारता है। कहता है कि जब वह 15 साल का था तब उसने गाड़ी चलाना सीखना शुरू कर दिया था, फिर भी उसके साथ इतनी खतरनाक कार दुर्घटना हुई थी। खेवी ने उसका बचाव किया। पुलिस ने उन कुछ दिनों में उसके लिए परेशानी पैदा की। उसका मूड अस्थिर था, इसलिए वह गाड़ी चलाते समय ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। हम देने पर विचार करें, उसे एक सबक सीखना। मैंने फुसफुसाते हुए अपनी आवाज धीमी कर दी और फिर मुझे खाना पकाने में व्यस्त होने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चला गया। अचानक मुझे अपने पीछे एक जोर की आवाज महसूस हुई। मैं जल्दी से मुड़ा और देखा कि टन जियानगो रसोई के दरवाजे के सामने खड़ा है। उसने मुझे गौर से देखा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसकी मदद नहीं कर सका। तन जियानगो छड़ी लेकर अंदर आया। उसने एक पल के लिए चारों ओर देखा और फिर आश्चर्य से कहा, यह पता चला कि आप वास्तव में चावल पकाना जानते हैं। मुझे लगा कि आप केवल रिपोर्ट करना जानते हैं। आग। ठीक है। मैंने स्टिर फ्राई उठाया, पैन में खाना डालने के लिए गया। क्षुद्र। इतना कहने के बाद मैं अब और कठोर होने का साहस नहीं कर सकता। आप वास्तव में दुर्लभ हैं और आपको ढूंढना कठिन है। ओडेसा में चीनी लड़कियां कभी भी पुरुषों की वजह से रसोई में नहीं जाती हैं। वे सभी शिकायत करती हैं कि रसोई से चर्बी की गंध आती है और वे बाहर चली जाती हैं। उनके स्वभाव पर असर पड़ता है, यह सच नहीं है। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। युवा मास्टर की शर्तों के आधार पर क्या यह संभव है कि कोई भी आकर युवा मास्टर की सेवा करने के लिए नहीं रो रहा है? तन जियानगो ने गर्व से सिर हिलाया। आप सही हैं, लेकिन वास्तव में मैं एक दयालु और सज्जन व्यक्ति के साथ रहने से बहुत डरती हूँ। मैंने हिस ध्वनि निकाली। इस व्यक्ति के अहंकार की वास्तव में कोई सीमा नहीं है। सामान्य लोग उससे ठीक से बात नहीं कर सकते। मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस लौटा। वह एक पल के लिए स्थिर रहा और फिर अचानक उसकी अंतरात्मा से पूछा, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? पैर। युवा गुरु, कृपया आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाए। यह युवा महिला आपको परेशान नहीं करेगी। तन जियानगो ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वह मेरी पीठ से लिपट गया और फिर दीवार से चिपक गया और धीरे धीरे बाहर की ओर चला गया। चलते समय उसने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली, जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा कि उसके आलिंगन में अभी कुछ सौम्यता और कोमलता है, इसलिए मैंने तुरंत उसका पीछा किया। किसी दिन यहाँ भी आओ। वह एक था थोड़ा स्तब्ध, फिर फुसफुसाया, अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं? बहुत देर हो चुकी है, मिस ट्रायू। अब आपके लिए यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। मैंने गंभीरता से कहा, कोई बात नहीं। वेलेरिया को दोबारा यहाँ मत आने देना। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे ईर्ष्या हो रही है। पुरुष और महिला एक ही घर में रहते हैं और वेलेरिया इतनी खूबसूरत है कि इसकी गारंटी देना मुश्किल है कि वे दोनों अपने पुराने प्यार से दोबारा नहीं जुड़ेंगे। वेलेरिया की चीनी संभवतः टन जियानगो द्वारा सिखाई गई थी। हालांकि उसने मुझे गुप्त रूप से बताया था कि वे दोनों उस क्षेत्र में संगत नहीं थे, फिर भी मुझे असहजता महसूस हुई, उत्साह से भरपूर। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आप हिसाब लगा रहे हैं कि आपको एक कदम पीछे हटना चाहिए या नहीं। दरअसल मेरा आईक्यू आपके जितना अच्छा नहीं है। मैं इस तरह के मनोवैज्ञानिक युद्ध खेल खेलकर बहुत थक गया हूँ। 30 सेकंड बाद तन जियानगो ने कहा, ठीक है, लेकिन आपके पास शर्तें हैं। मुझे आपके साथ चलना होगा। मेरा पैर गंभीर रूप से घायल हो गया है और मुझे रात में मेरी देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। मैंने अपनी भौहें उठाईं और उसकी ओर देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसे बदमाश भी हैं। उसे सचमुच इधर उधर धकेला जा रहा था। जियानगो ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है। मुझे पता है। आप और पुलिस पास रहकर तुम्हें लगता है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं चौंक गया और मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ईर्ष्या को छुपाने के लिए ना कहो। ओडेसा में बहुत सारे चीनी लोग हैं। हर कोई मेरी लव लाइफ के बारे में जानता है। मैं क्रोधित था। मैं उसका खंडन नहीं कर सका, इसलिए मैंने एक तकिया पकड़ा और उसे मारा। आप बिना शर्म के बोलते हैं। तो कृपया बताएं कि उपनाम कैप्टन का क्या अर्थ है? तन जियानगो ने चकमा दिया और चिल्लाया, हे भगवान, मैं घायल हो गया हूँ और तुम्हारे पास अभी भी मुझे जहर देने का दिल है। मैंने उसका पीछा किया और उसके ऊपर लेट गया। इसके अलावा जब हम दूसरी बार मिले तो वह एक नासमझ लड़की थी। आपके घर में बैठी गोरी लड़की कौन है? कार।
तन जियानगो ने अंततः मेरा हाथ पकड़ लिया और कसकर पकड़ लिया। तुम्हें अब भी इसकी परवाह है? यदि तुम वासनापूर्ण नहीं हो तो तुम एक आदमी नहीं हो। चूंकि तन जियानगो ने असुविधाजनक व्यवहार किया, इसलिए मैंने उसे धमकाने का मौका नहीं छोड़ा। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और दुर्भावनापूर्ण स्वर में कहा, अगर मैंने तुम्हें फिर से छेड़खानी करते देखा तो मैं तुम्हें गला घोंटकर मार डालूंगा। यह लड़की, क्या तुम मुझे धोखा देने की योजना बना रही हो? वह गुस्से में था और हाँफ रहा था शरीर। मुझे बताओ, क्या तुम अंततः यहाँ जाने के लिए तैयार हो? उसके गंभीर चेहरे को देखकर मैंने तुरंत छोड़ दिया और एक गंभीर नजर डाली। वास्तव में ओडेसा में चीनी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए यह सामान्य है। एक साथ लंबे समय तक विदेश में रहना, माता पिता द्वारा नियंत्रित न होना, अकेला रहना और दैनिक गतिविधियों में बहुत दबाव होना। इसलिए लोगों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करने की मानसिकता विकसित करना आसान है। कई बार पुरुष और महिलाएं केवल गर्माहट पाने के उद्देश्य से एक ही छत के नीचे रहते हैं। कोई भी शाश्वत जीवन के बारे में नहीं सोचता। अगर मैं टन जियानगो के घर जाऊंगा तो मुझे पेंग ड्यू ड्यू को समझाना होगा। उसके जहरीले मुंह के बारे में सोचकर मुझे सचमुच डर लग रहा था। तन जियानगो उलझन में लग रही थी। क्या आपको अभी भी अपने व्यक्तिगत मामलों के बारे में उस लड़की से परामर्श करने की जरूरत है? नियम कहाँ से आते हैं? इसके अलावा मैंने उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है बहुत समय से। तुम किस बात से डरते हो? तुम क्या जानते हो? मैंने कहा, जब से मैं यूक्रेन आया हूँ मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मुझमें कोई कमी है। मैं उसका एहसानमंद हूँ। मुझे वास्तव में तुम्हारे लिए खेद है। जैसा कि आप कहते हैं, मैं ही वह हूँ जिसने हमारी दोस्ती को बर्बाद किया है। आप ऐसा नहीं सोचते हैं, क्या आप हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं ही वह हूँ जो वास्तव में एक है। यही बात है न इस एक व्यक्ति की गलती। यदि आप पहले दिन होते तो मैं 15 से बच नहीं पाता। तन जियानगो ने जवाब दिया, बेतरतीब चीजों की बात करते हुए। मुझे सच बताओ, आपका और ड्यू ड्यू का ब्रेकअप क्यों हुआ? जब यह बात आती है तो मैं थोड़ा दोषी महसूस करता हूँ। अब तक मैंने इसे हमेशा अपने दिल में रखा है और इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की है। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं टोन जियानगो और ड्यू ड्यू के बीच संबंध को स्पष्ट नहीं करूंगा तो मैं शांति से सो नहीं पाऊंगा। उस लड़की को थोड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है। तन जियानगो ने अपनी आंखें उठाईं और मेरी ओर देखा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और उसके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। सच कहूँ तो तुम क्रोधित नहीं होगे, ठीक है? मैंने अपना सिर हिलाया। बैंग ड्यू ड्यू बहुत सुंदर है, लेकिन समस्या यह है, क्योंकि वह लड़की जानती है कि वह सुंदर है, उसे हमेशा लगता है कि पुरुषों को उसकी बात माननी होगी। वह अपने प्रेमी के साथ उस कुत्ते की तरह व्यवहार करती है जो दिन भर जोर जोर से चिल्लाता है। इसके बारे में सोचें, एक सामान्य आदमी ऐसा कर सकता है। थोड़ा क्या मैं इसका विरोध नहीं कर सकता? उसकी आंखें बहुत जंगली लगती हैं। किसी को उसे सिखाना ही चाहिए। मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि उसने खुलेआम अपनी पूर्व प्रेमिका की इस तरह आलोचना की। मैंने उसे धक्का दिया। क्या तुम एक आदमी हो? तुम इतने संकीर्ण दिमाग वाले क्यों हो? तन जियानगो ने फिर पूछा। यदि आप हैं एक आदमी, तुम्हें अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा वह बहुत सुंदर है, उसे लाड प्यार करना भी सही बात है। सुंदर? यूक्रेन में खूबसूरत लड़कियों में क्या कमी है? तन जियानगो ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, मैं आपको बता दूं, एक महिला जो किसी पुरुष पर निर्भर रहना चाहती है, उसे थोड़ा समझदार होना चाहिए। उसे खर्च करने के लिए पैसे दें, लेकिन फिर भी उसके द्वारा त्याग दिए जाने का डर है और उसे ऐसा करना होगा। उसे संजोएं।
जैसे अंडे चुनना और फूल पकड़ना। वह कौन सोचता है कि वह एक परी है? पैसा अचानक आसमान से नहीं गिरता। आपको इतना अपमानजनक कुछ करने की जरूरत क्यों है? टन जियानगो के शब्दों से मैं अवाक रह गया। आप और ड्यू ड्यू सचमुच असंगत हैं। लेकिन मैंने फिर भी ड्यू ड्यू को समझाने की कोशिश की। उसका पहला प्रेमी बहुत बेशर्म था, इसलिए उसके मनोविज्ञान पर एक छाया का असर पड़ा। मेरे पास भी एक छाया है, तुम मेरे लिए क्यों नहीं बताते? तुम? मैंने एक शैतानी चेहरा बनाया और उसे चिढ़ाया। तुम्हारा पूरा शरीर काला है, इसलिए यदि तुम उस पर कोयला फेंकते हो तो तुम्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वह नहीं चाहता था, फिर भी उसे अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। दैनिक जीवन केवल दो पुरुषों, लाओ कियान और खाओ वेई पर भरोसा करना अवास्तविक है, जो कुछ दिनों से रसोई में जमा हुए गंदे व्यंजनों के ढेर को देखते हैं। आप जानते हैं कि वे कैसे रहते हैं। वेलेरिया निश्चित रूप से तैयार है, लेकिन उसे अभी भी लेना है। उनकी देखभाल करें और अपने बेटे की देखभाल करें। वह हर दिन टोन जियानगो से मिलने नहीं जा सकती। मैं बहुत देर तक झिझकता रहा और आखिरकार घर जाकर ड्यू ड्यू के साथ ताश खेलने का मन बना लिया। वेलेरिया को मुझ पर भरोसा नहीं था। उसने टन जियानगो से कहा, वह अभी भी एक बच्ची है, क्या वह तुम्हारी देखभाल कर सकती है? इस महिला को अभी भी उस समय मेरी अनुचित मुस्कान याद थी, इसलिए उसने मुझसे बदला लेने का अवसर लिया। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मैं बहुत दुखी था। क्या आप देखते हैं कि मैं एक मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति हूँ, जो विकलांग लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना पसंद करता है? जल्दी घर जाओ, घर जाओ। इवान घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह देखकर कि हम दोनों क्रोधित होने लगे थे, टोन जियानगो ने तुरंत वेलेरिया को दूर भगाया। वह इतनी पतली और कमजोर है, उसमें कुछ भी करने की ताकत नहीं है। वेलेरिया के जाने के बाद मैं पेंग ड्यू ड्यू का सामना करने के लिए घर गया। मैंने पेंग ड्यू ड्यू के गुस्से की कल्पना की, लेकिन मुझे उसकी प्रतिक्रिया इतनी उग्र होने की उम्मीद नहीं थी। मेज पर रखे नूडल्स के कटोरे को उसने पटक दिया और सूप मेरे ऊपर गिर गया। मैं घबरा गया और इससे बचने के लिए किनारे की ओर कूद गया। ड्यू ड्यू ने मुझे घूर कर देखा। गुस्से और निराशा के कारण उसके चेहरे की सुंदर विशेषताएं लगभग अपनी स्थिति खो बैठीं। उस कमीने ने कुछ मीठे शब्द कहे और तुमने उस पर विश्वास कर लिया। अभी भी साथ रह रहे हो? डॉन, क्या आप घृणित महसूस नहीं करते? आप जैसे किसी व्यक्ति को बेचा जाना इसके लायक है, भले ही आप मर जाएं। आपके माता पिता के लिए आपको पालने में 20 साल से अधिक समय बर्बाद करना इसके लायक है। वह तुरंत कठोर शब्दों से भरी हुई बोली। मेरे दिल में हमेशा ड्यू ड्यू के लिए खेद महसूस होता था, लेकिन उसके दमनकारी रवैये ने मुझे आहत महसूस कराया। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, बस धीरे से बोला, ड्यू ड्यू, शायद आपने कुछ बातें गलत समझ ली। वह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैं नहीं मानता कि टोन जियानगो एक बुरा इंसान है। जो व्यक्ति अपने जैसे ऑटिस्टिक बच्चे के साथ धैर्य रखता है, वह बुरा इंसान कैसे हो सकता है? बान दुए दुए ने थूक दिया। उसने धीरे से लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से कहा, कुत्ता नर और मादा दुए दुए। मैं लगभग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। क्या आप इतनी कठोर बात नहीं कर सकते? वह मंद मंद मुस्कुराई। यह वाक्य सुनना मुश्किल है? तो जब आप लोगों की दीवारें खोदते हैं, तो आप दोषी महसूस क्यों नहीं करते? किसी का आधार, अपने सबसे अच्छे दोस्त के प्रेमी को चुराना मुझे बहुत छुआ गया। गर्म खून मेरे सिर पर दौड़ गया। मेरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन मैंने फिर भी अपना मुंह बंद रखने की कोशिश की। क्या आप तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं? आप और वह पहले ही टूट चुके हैं। हाथ में, आप इसे खुदाई कैसे कहते हैं? दीवार के नीचे लोग? ट्रायू माई। बान ड्यू ड्यू ने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बाथरूम में एक दर्पण है,
जाओ दर्पण में देखो और देखो कि तुम में क्या अलग है। तुमने अपनी सोच को कहाँ आधार बनाया है कि तुम जिससे भी मिलोगे वह तुम्हें प्यार करेगा? तुम्हारे हाथों में हीरे पिघल जाते हैं। लोग 10 साल से अधिक समय से खेल रहे हैं। पहाड़ों को पहाड़ों पर विजय प्राप्त करते हुए देख रहे हैं। पानी से परे पानी का सामना कर रहे हैं। वे आपके भूमिगत सीवर में नाव को कैसे पलट सकते हैं? मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। मेरे मुंह के कोने हिल गए लेकिन मैं कोई भी आवाज कुछ भी नहीं बोल सकी। ड्यू ड्यू और मेरी दोस्ती एक दिन की नहीं बल्कि 5 या 6 साल तक चली। फिर भी वह ये शब्द कह सकी, अब मुझे पता है, तुम और वह एक ही हैं। मुझे नहीं पता कि तुमने उसे कब बहकाया। तुम फिर भी ऐसे शांत व्यवहार किया जैसे कि आप शांत नहीं थे, और आपने ऐसा व्यवहार किया जैसे यह वास्तविक था। यदि वह आपके सामने किसी और के साथ यौन संबंध नहीं बना रहा होता, तो शायद अगर आप मर भी जाते तो भी आप मुझे नहीं बताते। हर कोई कहता है कि तुम बहुत क्रूर व्यक्ति हो, लेकिन मुझे अब भी इस पर विश्वास नहीं होता। ऐसा लगता है कि मेरी आंखें अंधी हैं और मैंने गलत व्यक्ति को देख लिया है। मेरी बोलने की क्षमता की तुलना ड्यू ड्यू से कभी नहीं की जा सकती। मेरा शरीर कांप रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और क्या खंडन करूँ। अंत में मैं अपने कमरे में वापस गया और दरवाजा बंद कर दिया। ड्यू ड्यू ने मेरे पीछे से कहा, तुम्हारे पास केवल पुरुषों के सामने कमजोर होने का नाटक करने की क्षमता है। तुम बहुत बदमाश हो। आखिरी वाक्य लगभग उसके दांतों से टकराया था। मैंने दरवाजा खोला और बड़ी मुश्किल से एक वाक्य बोल सका, बैंग ड्यू ड्यू, तुम्हें एक मनोवैज्ञानिक को देखना चाहिए। भाड़ में जाओ, तुम मनोरोगी हो। चाय का कप उड़कर मेरे पैरों पर आ गिरा और टुकड़ों में टूट गया। मेरा परिवार सफेद आंखों वाले भेड़ियों को नहीं पालता। मुझसे दूर चले जाओ, तुरंत मुझसे छुटकारा पाओ। मुझे खुजली और मिचली महसूस मत कराओ। मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और उस रात 2 बजे निकल गया। खाओ वेई ने मुझे लेने के लिए टन जियान गो को चलाया। मैंने अपना सामान उठाया और आधे घंटे तक ठंडी हवा में सड़क के किनारे बैठा रहा। जैसे ही मैंने टन जियान गो को देखा, मैं उसकी बाहों में गिर गया और रोने लगा। उस लड़की ने तुमसे क्या कहा? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने रोते हुए अपना सिर हिलाया। टन जियान गो को उत्तर नहीं मिला, इसलिए उसने पागलपन से मेरा हाथ खींच लिया। मुझे उससे पूछने दो। मैंने उसे कसकर गले लगाने की कोशिश की। मत जाओ, कृपया मत जाओ। टन जियान गो ने मेरे आंसू पोंछे और मुझे सांत्वना दी। ठीक है, अब मत रो। यह अच्छा है। शिकायत यहीं खत्म हो जाती है, और यदि भविष्य में तुम मर जाओ, तो उससे दोबारा बात मत करना। मैंने उसकी पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा। यह सब तुम्हारी गलती है। यह तुम्हारी गलती है। हम वर्षों से एक साथ हैं। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारा अपराध मौत के योग्य है ना? टन जियान गो ने उसका हाथ सहलाया। मेरे बाल, कल मैं काला सागर में कूद जाऊंगा और अपने पापों के लिए माफी मांगने के लिए तुम्हें मौत दे दूंगा। आज रात कोई बात नहीं, पानी बहुत ठंडा है। ठीक वैसे ही मैंने आधिकारिक तौर पर एक आदमी के साथ रहना शुरू कर दिया। यह मेरे जीवन का पहला अनुभव था। अगली सुबह जब ओल्ड टीएन उठा तो मुझे यह जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि रसोई की मेज पर एक व्यक्ति और बढ़ गया था। लेकिन उसने अपना सारा आश्चर्य टन जियान गो की ओर बढ़ा दिया। माई माई, तुम वास्तव में साधारण नहीं हो। टीयू टन पहले कभी किसी महिला को रात बिताने के लिए घर नहीं लाया। उसने पकौड़ी की तरह मुस्कुराते हुए अपना गंजा सिर रगड़ते हुए कहा, ठीक है, कम बोलो, सावधान रहो और मैं तुम्हारा मुंह नष्ट कर दूंगा। टन जियान गो मुस्कुराया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी आंखें एक मायावी रोशनी से चमक उठीं। मैं अभी भी बहुत बुरे मूड में था, इसलिए मैं अनिच्छा से उन्हें देखकर मुस्कुराया। बांधुए दोहे के शब्द मेरे दिल में तेज कीले चुभने जैसे थे।
यदि लाओ टिएन के शब्द सटीक हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि ड्यू ड्यू इतना गुस्से में क्यों है। टन जियानगो ने मेरी ओर देखा। उसके मुंह का कोना थोड़ा हिल गया, लेकिन अंत में वह कुछ नहीं बोला, बस मेरे बालों को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली रात मुझे सर्दी लग गई थी। अगले पूरे दिन मैं संघर्ष करता रहा और ऐसा दिखाता रहा कि मुझमें कोई दम नहीं है। जब मैं रात को नहाने गया तो मुझे पता चला कि मेरी चाची आ गई है। आंटी, मासिक धर्म। आम तौर पर मेरा मासिक धर्म बहुत नियमित होता है और सूजन या पेट दर्द के कोई लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन इस बार मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों। मेरी माहवारी कुछ दिन पहले आ गई। मेरे पेट के निचले हिस्से पर ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर कोई पत्थर दबा दिया गया हो। यह इतना दर्दनाक और असुविधाजनक था कि मैं स्थिर नहीं रह पा रही थी। नाइटगाउन और कंबल के नीचे रेंगते हुए मेरा पूरा शरीर झींगा की तरह मुड़ा हुआ था। जैसे ही मैं कमरे में वापस आई तो टन जियानगो ने तुरंत कंबल के बाहर से मेरे बट को थपथपाया। और आप अभी भी परेशान नहीं हैं? मैंने 2 बार गुनगुनाया। आपसे बात नहीं करना चाहता। टन जियानगो वह मुझे गले लगाने आया। उसने कंबल में हाथ डाला और बेतरतीब ढंग से मुझे छुआ, फिर हंसा। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? मुझे मत छुओ। मैंने उसकी ओर पीठ कर ली। यह बहुत कष्टप्रद है। उसने अपना हाथ हटा लिया और एक क्षण के बाद उसने मेरे माथे को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। क्या तुम्हें बुखार है? घृणित। मैंने उससे हाथ मिलाया। मेरे पेट में दर्द है। क्या ऐसा है? मुझे देखने दो। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। यहाँ दर्द होता है? मैंने अपना सिर हिलाया। यह जगह? यह जगह? मैंने अपना हाथ थोड़ा नीचे किया और तुरंत समस्या समझ गई। उसने तुरंत मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पहले कभी दर्द हुआ है? नहीं, यह पहली बार है। शायद मुझे कल रात सर्दी लग गई थी। टन जियानगो ने मुझे धक्का दिया। अच्छा बनो, अब और मत लेटो। उठो और एक कटोरी अदरक के पानी को लाल चीनी के साथ पकाओ और इसे पी लो और तुम बेहतर महसूस करोगे। भूल जाओ। मैं इतना असहज था कि मैंने हिलने की भी जहमत नहीं उठाई। मैं उठना नहीं चाहता। मैं अदरक का पानी नहीं पीना चाहता। टन जियानगो ने कुछ नहीं कहा। नहीं, उसने मुझे परेशान करना जारी रखा। मैं कंबल में दुबक गई, अपने दांत पीस लिए और दर्द सहने की कोशिश की। फिर मैं स्वप्न में सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ देर के लिए ही सो गया था। तभी किसी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, उठो, जल्दी उठो, सुबह हो गई है। मैंने अपनी आंखें खोलीं। टन जियानगो बिस्तर के किनारे पर बैठा था। उसके हाथ में एक कटोरा था। मसालेदार अदरक की गंध पूरे कमरे में फैल गई थी। उठो, यह सब पी लो और वापस सो जाओ। उसने पानी का कटोरा मेरे मुंह के पास लाया। मैंने पानी के कटोरे को संदेह से देखा और फिर उसकी ओर देखा। क्या तुम खाना बना रहे हो? टन जियानगो ने मेरे गाल पर चुटकी ली। तुम्हारे अलावा और कौन है? मुझे लगा कि यह घर छिपा है घोंघा परी। क्या तुम्हें यकीन है? बैठो और पी लो। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने अपनी नाक सूंघी। किसी कारण से अदरक की गंध से मुझे थोड़ा मिचली आ रही थी। मैं फिर लेट गया। मैं नहीं पीता। अब और जिद मत करो। अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारे बट पर थप्पड़ मारूंगा। मैं कंबल में घुस गई। टन जियानगो ने मोम का कंबल मेरे कान के पास खींच लिया और फुसफुसाए, तुम्हें पता है, मेरे दादाजी चीनी चिकित्सा के डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ निश्चित समय होते हैं जब महिलाओं को लापरवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे चले जाएंगे। एक विरासत। इस स्थिति का इलाज करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा बनो, अपनी नाक पकड़ो और एक घूंट में पूरा कटोरा पानी पी लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। उनका लहजा दुर्लभ और सौम्य था, जिससे मैं असहज हो गया। मैंने उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं
और अंततः उठकर बैठ गया और घूंट घूंट करके पूरा कटोरा अदरक का पानी पी लिया। यह अच्छा है। तन जियानगो ने कटोरा नीचे रखा और एक गिलास पानी डाला और मुझे दिया। 2 घूंट पिएं और अपना मुंह कुल्ला करें। फिर पसीना बहाने के लिए अपने आप को कंबल से ढक लें। यह कल सुबह बेहतर होगा। मैंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। तन जियानगो ने अपनी शर्ट उतार दी और कंबल के नीचे आ गया। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। मुझे तुम्हारे खून को हवा देने में मदद करने दो। उसका हाथ गर्म पानी की थैली की तरह सूखा और गर्म था। मेरा मूड काफी बेहतर है। मेरे पेट में अब पहले जैसा दर्द नहीं होता। इसलिए मैं आगे की ओर झुकी और उसके होठों को चूम लिया। तन जियानगो उसकी तरफ लेट गई और मेरे पेट को सहलाती रही। उसने कहा, कल रात तुम इतना रोई कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हुआ। छोटे बानह ड्यू ने क्या किया? तुम्हें बताओ। मैं उसके देखभाल करने वाले रवैये से भ्रमित हो गया और सारी सतर्कता खो दी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उत्तर दिया, मैं ही दोषी हूँ। मुझे तुम्हें नहीं जानना चाहिए था और मुझे उससे यह बात छिपानी नहीं चाहिए थी। ऐसा तब तक नहीं था जब तक मैं तुमसे और वेलेरिया से बाजार में नहीं मिला था। उससे कहा। इस बिंदु पर मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, गुप्त रूप से उम्मीद की कि वह मेरी गलती नहीं सुनेगा। लेकिन तन जियानगो ने संवेदनशील रूप से महत्वपूर्ण समाचार को पकड़ लिया। एट द बाजार। आप। मैंने आपको और वेलेरिया को बाजार में कब देखा? मैंने अपने लिए एक गड्ढा खोदा, यह जानते हुए कि मैं बच नहीं सकता। इसलिए मुझे सब कुछ प्रकट करना पड़ा। तन जियानगो ने मेरी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी मानो किसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा हो। वह बेहद आश्चर्यचकित दिखे। मैंने सोचा था कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन यह पता चला है कि आपका दिल किसी और की तुलना में अधिक गहरा है। यदि यह बान दुए दुए होता तो वह लड़की शायद लंबे समय से ऐसा कर रही होती, लेकिन आप अभी भी इतने शांत हैं। यह बहुत डरावना है। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे जवाब दूं। बचपन से ही मेरा व्यक्तित्व अपेक्षाकृत निष्क्रिय और कमजोर रहा है। मैं शायद ही कभी अपने दम पर निर्णय लेता हूँ। जब भी मैं किसी कठिन समस्या का सामना करता हूँ, तो मैं अक्सर अपनी गर्दन पीछे खींचे हुए कछुए की तरह व्यवहार करता हूँ। अगर मैं इससे बच सकता हूँ, तो मैं इसे टाल दूंगा, यह आशा करते हुए कि परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। कई बार जब मैं इधर उधर जाता हूँ, तो परेशानी अभी भी उसी जगह पर मेरा इंतजार कर रही होती है, लेकिन मैं समस्या को हल करने का सबसे अच्छा मौका चूक जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि दबाव को कैसे दूर किया जाए, इसलिए मैं बस जाता हूँ इसे स्वयं करना। स्वयं के लिए कष्ट उत्पन्न करना, जैसे अच्छा खाना न खाना, अच्छी नींद न लेना। फिर भी आसपास के लोगों ने केवल एक लापरवाह ट्रायू माई को देखा। कपटी, तुम वास्तव में कपटी हो। मुझे भविष्य में तुमसे सावधान रहना होगा। यह टन जियानगो का आखिरी वाक्य है, बिल्कुल वैसा ही जैसा बान डुए ने मेरे बारे में किया था। मैंने अपने दांत पीस लिए और उसे कोई जवाब नहीं दिया। टन जियानगो वास्तव में थका हुआ लग रहा था। वह जम्हाई ले रहा था और जल्दी से सो गया। उसका दाहिना हाथ शांत था। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वह कुछ सोचने में व्यस्त था। उसकी आंखें अभी भी बंद थी और मैं उसके बाद बहुत देर तक सो नहीं सका। मैं उसका अंतिम वाक्य जानना चाहता था, यह बाहर क्या आप ऐसा कह रहे हैं या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? शायद हर महिला के दिल में शादी की एक कल्पना होती है। मुझे पहले इसे आजमाने का मौका मिला और मुझे यह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं लगा। अब मुझे समझ में आया कि क्यों कई लोग शादी करने से पहले एक साथ रहने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। यह पता चलता है कि हर चमकदार आदमी के पीछे एक थकी हुई महिला होती है।
पहले एक माँ और फिर एक पत्नी की सेवा करना एक बेहद कठिन काम है। 30 साल तक उसका पालन पोषण करना उसकी माँ के लिए कठिन रहा होगा। टन जियानगो अपने भोजन के मामले में बेहद नखरेबाज है। उसे हर भोजन को एक अलग व्यंजन में बदलना पड़ता है। बस इसे कुछ बार दोहराना पड़ता है जब वह शिकायत करती है कि मैं उसके साथ दुर्व्यवहार करता हूँ। यहाँ तक कि यह वाक्य भी खींच देता है, मैं लगातार बीमार रहता हूँ और मेरे बिस्तर पर कोई संतान नहीं है। मेरे बिस्तर के पास कोई संतान नहीं होने के साथ लगातार बीमारी। पूर्व चीनी प्रधानमंत्री झू रोंगजी के लेख अंडरस्टैंडिंग लाइफ में एक वाक्य है, हर दिन वह अपनी शर्ट बदलता है, सभी मुलायम कपड़े। हर दिन शर्ट को इस्त्री करना भी एक बड़ा काम है प्रोजेक्ट। वह टेबल को वस्तुओं से भरना पसंद करता है लेकिन नहीं चाहता कि दूसरे उन्हें छुएं। उनके पहले शब्द थे, यदि तुम मुझे छुओगे तो मैं तुम्हें नहीं पाऊंगा। कभी कभी वह शिकायत भी करता था, घर इतना गंदा क्यों है? तुम घर पर क्या कर रहे हो? मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अगले 2 हफ्तों में कई बार उसका गला घोंटने की कोशिश की। हर सुबह मैं 6:30 बजे उठता हूँ और जॉगिंग से लौटने के बाद, मिस्टर टन को खाना परोसने के बाद, स्कूल जाने से पहले दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में जाता हूँ। जब मैं दोपहर को घर पहुँचता हूँ तो अपना होमवर्क करता हूँ, घर की सफाई करता हूँ और रात का खाना तैयार करता हूँ। खाने के बाद मैं बर्तन धोती हूँ और किचन साफ करती हूँ। हर दिन मुझे बैठने और आराम करने के लिए रात 9 बजे के बाद तक इंतजार करना पड़ता है। फिर भी टन जियानगो को रात के 11 बजे अतिरिक्त रात्रि भोजन भी मिलता है। हर कोई एक अच्छी पत्नी नहीं हो सकती। मुझे ऐसा नहीं लगता। यह वही घर का काम है। एक व्यक्ति के लिए इतना काम क्यों है? मुझे आश्चर्य है कि वह पहले किस तरह का जीवन जीता था। अगर शादी के बाद यह वास्तविक जीवन है, तो मैं अपना शेष जीवन वहीं बिताना पसंद करूंगा। ट्रियू माई, टन जियानगो की आवाज अगले कमरे से आई, मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ, थोड़ी सी मजबूत, आधी कप। एक कप कॉफी में आधा गिलास दूध मिलाएं। याद रखें कि चीनी नहीं मिलानी है। मैंने दरवाजा कसकर बंद कर दिया और न सुनने का नाटक किया। टन, आप पहले रहते थे। मैं कई बार मुझे गुस्सा आया और मैंने ऐसा करना बंद करने के लिए कहा, लेकिन उसे मुश्किल से लंगड़ाते हुए देखकर मैं नरम हो गया। अब इसके बारे में मत सोचो, मैंने खुद से फुसफुसाया, क्या मैं उससे प्यार करता हूँ? यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो कृपया धैर्य रखें। इसके अलावा अब एक विशेष समय है। आपका पैर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। यहाँ तक कि लाओ टियन भी हर दिन खाना खाने के लिए घर आता है। टन जियानगो बात नहीं करता है और मैं शिकायत नहीं करता हूँ। लेकिन हर कुछ भोजन के बाद मुझे 3 लोगों के लिए भोजन खरीदना पड़ता है, जिसमें काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मेरे खाते में पैसा एक झटके में नीचे चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं टन जियानगो से पैसे के बारे में कैसे बात करूं। उसके पैसे में मेरे लिए कोई खास आकर्षण नहीं था। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो पैसा होना वाकई अच्छी बात है। मेरा परिवार कोई अमीर परिवार नहीं है। मेरी माँ अपेक्षाकृत मितव्ययी है। चूंकि मैं छोटा था जब मैंने दूसरे परिवारों के बच्चों को आराम से खर्च करने के लिए पैसे होते देखा तो मुझे बहुत प्रशंसा महसूस हुई, लेकिन मुझमें उनसे सीधे पूछने की हिम्मत नहीं थी। मुझे लगता है कि जब पैसा शामिल होगा तो पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध बदल जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप गलत समझें। मैं एक ऐसी महिला हूँ जिसे पैसे से प्यार है। कुछ देर सोचने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं बेकार हूँ। पहले डरती थी और बाद में डरती थी। नतीजा यह हुआ कि आगे का कोई अंत नहीं दिख रहा था। एक दिन जब मैं स्कूल गया तो मुझे पता चला कि मेरे बैग में 100 अमेरिकी डॉलर के बिलों से भरा एक लिफाफा था। मैंने उन्हें गिना, कुल मिलाकर वे 20 थे।
जो मेरे 8 महीने के जीवन यापन के बराबर थे। शिक्षक मंच पर व्याख्यान दे रहे थे, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं सुना। कभी कभी मैं अपने बैकपैक में हाथ डालता और लिफाफे को सहलाता, मुझे अंदर से गर्माहट महसूस होती। यह पता चला कि वह मूर्ख नहीं था, वह जो कुछ भी होता था उस पर नजर रखता था। वह जानता था कि जो कुछ हुआ उससे निपटने का मुझे कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने समस्या को सुलझाने में मेरी मदद करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया, जिससे हम दोनों को अजीब स्थिति में पड़ने से रोका गया। लेकिन ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब मैं अपने भाई से मिलने घर आऊं तो मुझे क्या कहना चाहिए? धन्यवाद कहें या ऐसा दिखावा करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मैंने अपनी ठुड्डी अपने हाथ में ली और बहुत देर तक सोचा, आह भरी और फैसला किया कि फिलहाल इस मामले का जिक्र नहीं करूंगा। मुझे बीजिंग की एक पार्टी याद आई। 30 साल से अधिक उम्र की एक महिला ने मुझसे कहा, यदि आप एक आदमी को बांधना चाहते हैं। फिर मुझे उसके पैसे खर्च करने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। इतना खर्च करना पड़ा कि उसे लगे कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो नुकसान होगा। इसलिए मैं सफल हो गया। उस समय सभी ने इसे मजाक समझा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो यह जानना कि पुरुषों के लिए पैसा कैसे खर्च करना भी एक जन्मजात क्षमता है। मैं जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। मैं वास्तव में उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ। उस समय जब तन जियान गो को यात्रा करने में असुविधा हो रही थी, उसने उसे लेने के लिए एक स्थानीय ड्राइवर को काम पर रखा था। उनका और लाओ टिएन का व्यवसाय अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। एक दिन मैंने गलती से बुक रूम में उनके और लाओ टिएन के बीच बातचीत सुनी। बिजनेस को अकेले छोड़ना कोई रास्ता नहीं है। अगर आपका पैर असुविधाजनक है, तो क्या आप मुझे उन लोगों से नहीं मिलवाते हैं? आइए काम जारी रखें, इसे स्थिर न होने दें। तन जियान गो ने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया, नहीं, आप किसी ऐसे व्यक्ति से सबसे ज्यादा डरते हैं जिसे आप नहीं जानते हैं। ऐसा मत करो, बकवास। सावधान रहो, तुम कुछ बड़ा बिगाड़ दोगे। ओल्ड टीएन नाखुश लग रहा था। उसने आवाज उठाई, मैं तुमसे कहता हूँ, टीयूटन, हमने 5 या 6 साल तक सहयोग किया है। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या यह विश्वास के बारे में नहीं है या नहीं? अब यह उतना आसान नहीं है जैसा कि 7 या 8 साल पहले था। कुचमा युग के बाद अधिकारी और भी सख्त हो गए और वे सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति से बहुत डरे हुए थे। हो सकता है उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक सेवा की हो। मुझे उनकी बातचीत का विषय समझ नहीं आया। मुझे लगा कि बाहर खड़ा होना और सुनना बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं दबे पांव नीचे पहली मंजिल पर गया और तभी लिविंग रूम में खाओवी से मुलाकात हुई। उसने मुझसे पूछा, तुम चुपके से कहाँ जा रहे हो? ऐसा लगता है जैसे आप दोनों बहस कर रहे हैं। खाओवी ने सुनने के लिए अपने कानों पर जोर डाला और फिर लापरवाह आवाज में कहा, वे 2 लोग दिन भर ऐसे ही रहते हैं। मैं बहुत ज्यादा सुनकर थक गया हूँ। क्यों? वे सहयोग करते हैं, जो दिखता है लेकिन वैसा नहीं है। खाओवी मुस्कुराए, आप वास्तव में अभी भी युवा हैं। क्या आप वैसे ही हो सकते हैं? उनके हंसमुख और सौम्य रवैये को देखकर मैंने पूछना जारी रखा, आखिरकार उन्होंने अपनी नासमझी क्यों दिखाई? जाओ पूछो जियान गो। मुझे दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई करने की आदत नहीं है। उन्होंने और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने केवल एक पल के लिए ध्यान दिया, फिर अन्य कामों में व्यस्त हो गया। मैं उनके व्यवसाय के बारे में भूल गया। मैं तन जिया के सामने एक छोटी नोटबुक लाया। यह एक किताब है जिसमें वह 1 महीने से अधिक समय से पैसे खर्च कर रहा है। उसने कुछ पन्ने पलटे, उसकी आंखों में भ्रम दिख रहा था। यह क्या है? पैसे खर्च करने के लिए नोट्स। मैंने शेष अमेरिकी डॉलर गिने और उन्हें मेज पर रख दिया। उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो।
क्या आपने अभी तक यह राशि खर्च नहीं की है? मैंने इसे खर्च कर दिया है, सभी दैनिक जीवन के खर्चों पर। यह पूरी तरह से नोटबुक में दर्ज है। तन जियानगो ने किताब को फिर से ध्यान से देखा। उसने अपना सिर हिलाया। क्या तुम मूर्ख हो या तुम्हारे पास एक गहरा दिल है? मैंने इसे तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम जो चाहो खर्च कर सकते हो। तुम इसे क्यों लिख रहे हो? यह पैसा है। यह मेरा है। आप मेरा पैसा खर्च करते हैं। आपको मुझे दिखाना होगा कि आप इसे किस पर खर्च करते हैं। मेरे लिए पैसा कमाना आसान नहीं है। हाँ। तन जियानगो ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। उसने नोटबुक के पन्ने पलटे। थोड़ी देर बाद उसने कहा, कल मैं कुछ कपड़े खरीदने जा रहा हूँ। उन कपड़ों को बार बार मत पहनना, सारा दिन उन्हें मेरे सामने घुमाते हुए। यार, मैं बहुत ऊब गया हूँ। मैंने बहुत असंतुष्ट महसूस करते हुए अपने सूती पायजामे का घेरा खींच लिया। कम से कम अपने सभी बच्चों के पायजामे तो फेंक दो। उसने मेरी ओर देखा। हर समय मैं केवल भालू और बिल्लियों को देखता हूँ। इससे मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। गुंडे, क्या तुम यही सब सोचते हो? मैंने दौड़कर उसके बाल पकड़ लिए। हालांकि एक गृहिणी के रूप में जीवन आसान नहीं है, फिर भी मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती हूँ। चंद्र नव वर्ष आ रहा है। अधिकांश चीनी लोग पक्षियों के झुंड की तरह दक्षिण की ओर उड़ रहे हैं, लौटने की तैयारी कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ फिर से मिलने के लिए ओल्ड टिएन ने जल्द ही अपना सामान पैक किया और अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए बीजिंग लौट आए। एक घायल पैर के कारण तन जियानगो को टेट का जश्न मनाने के लिए ओडेसा में रुकना पड़ा। क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी की रूसी भाषा प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था, इसलिए मेरी घर लौटने की हिम्मत नहीं हुई। सौभाग्य से खाओ वेई की पत्नी उनसे मिलने के लिए चीन से आई और हम चारों ने एक साथ खाना खाया और ताश खेला। टेट के दौरान कुछ दिनों के लिए मैं नहीं आया। यह बहुत उबाऊ था। नए साल की पूर्व संध्या पर मैंने अपने माता पिता को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए घर पर फोन किया और मुझे बताया कि मैं अपना निवास स्थान बदल रहा हूं, लेकिन मैंने इसका उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। टन जियानगो के लिए एक शब्द। मेरे माता पिता दोनों पारंपरिक विचारों वाले बुद्धिजीवी हैं। अगर उन्हें पता चलता कि उनकी बेटी तस्करी के संदिग्ध व्यक्ति के साथ रह रही है, तो वे शायद इतने चिंतित होंगे कि वे न तो ठीक से खा पाएंगे और न ही सो पाएंगे। मैं अपने माता पिता से इस बात पर डींगे हाँकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता कि नीना ने मुझे पियानो सिखाया है। मेरे माता पिता बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए कहा। भले ही उन्हें बर्तन तोड़ने पड़े और कबाड़ बेचना पड़ा, फिर भी उन्होंने मेरे शैक्षिक करियर का समर्थन किया। मेरे माता पिता के शब्दों से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं हाल ही में फोन पर लगभग रोने लगी। सप्ताह में 2 दोपहर मैं अकेले नीना के पास जाती थी। वह अब मुझसे सावधान नहीं रही और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कई बातें बताने लगी, जिससे पता चलता था कि वह बहुत अकेली इंसान थी। मुझे लंबे समय से जानने के बाद उन्होंने मेरे साथ परिवार के वंशज की तरह व्यवहार किया। एक बार तन जियानगो ने ड्राइवर से कहा कि वह उसे ढेर सारी ताज़ी सब्जियां और फल खरीदने के लिए बाजार ले जाए और मेरे साथ नीना से मिलने आए। नीना जियानगो से मिलकर बेहद खुश थी। उसने उसका मनोरंजन करने के लिए घर में सभी खाद्य चीजें छोड़ दी। उसका रवैया पूरी तरह से एक बुजुर्ग की तरह था जो अपने पोते पोतियों को लाड प्यार करना पसंद करता है। चिमनी के पास बैठकर बातें कर रहा था। नीना के सामने तन जियानगो अब लापरवाह नहीं दिखे और लापरवाही से बात की। उनका चेहरा बहुत गंभीर और चौकस था। मैं थोड़ा विचलित हो गया और उन्हें देखता रहा। टन जियानगो की छवि अब बेहद अजीब है, जैसे कि केवल इस कमरे में ही वह खुद को पूरी तरह से आराम दे सकता है। मुझे मतिभ्रम भी हो गया था। अगर एक दिन उसने बाहर का मुखौटा उतार दिया,
तो पीछे एक पूरी तरह से अजनबी का चेहरा होगा। नीना को तुरंत पता चला कि मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। उसने सोचा कि मैं थक गया हूँ, इसलिए मैंने मुझे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। फिर उसने हमारे खाने के लिए फल धोए। जब नीना रसोई में गई तो मैं टन जियानगो के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। कॉमरेड टन जियानगो, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? आप क्या है करने की कोशिश कर रहे हैं? जल्दी करो और कहो। तुम्हारे लोग तुम्हें बेकार क्यों मानते हैं, जबकि नीना और वेलेरिया दोनों एक अच्छे इंसान के रूप में तुम्हारी प्रशंसा करते हैं? टन जियानगो ने सिगरेट जलाई। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। मैं थोड़ा चौंका और आश्चर्यचकित हुआ, फिर बहुत संवेदनशील होने के लिए खुद पर हंसा। निश्चित नहीं था कि वह जानता था कि उदासी का क्या मतलब है। टोन जियानगो ने अचानक कहा, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बनाते हैं। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन मुझे उस वाक्य का तर्क समझ में आया, क्योंकि उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। मैंने अपना सिर झुकाया और कुछ सेकंड के बाद उनसे पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? आप? टन जियानगो ने मेरा चेहरा उठाया और बगल में देखा। आपका दिल इतना गहरा और अप्रत्याशित है। मुझे आपसे डर लगता है। मुझे बुरा लगा। तुरंत चिल्लाया, फिर खड़ा हो गया और पियानो पर लौट आया। उसे अभी भी वह घटना याद है जब वह घायल हो गया था, और वेलेरिया टन जियानगो के अस्तित्व के कारण मैं उससे आधे महीने तक दूर रहा और उसे रख दिया मेरे कंधे पर हाथ। क्या आप नाराज हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। आप परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। टन जियानगो ने अचानक विषय बदल दिया। हाँ, लेकिन विशेष विषय नहीं होगा। मई की शुरुआत तक लिया गया। फिर पढ़ने की पूरी कोशिश करो। कल से मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। मैं बहुत आश्चर्यचकित था। अभी 2 महीने से भी कम समय हुआ है। लोग कहते हैं कि कंडरा की क्षति के लिए 100 दिनों के आराम की आवश्यकता होती है। सावधान रहें कि कोई दुष्प्रभाव न हो। ठीक है, मुझे पता है। टन जियानगो ने अधीर होने का नाटक किया। इतना लापरवाह मत बनो, मैं गंभीर हूँ। वह मेरे साथ एक ही कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बाल पकड़कर 2 महीने का आनंद लेना पर्याप्त है। अगर तुम घर पर रहो और आलसी रहो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें धोखा दूंगा। मैं अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझता हूँ कि इन दिनों जो लोग शांत रहते हैं और द्वेष नहीं रखते, वे पांडा से भी दुर्लभ हैं। टन जियानगो ने इसे इतनी स्पष्टता से कहा, जिससे मुझे थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने उसे सलाह देने के लिए अपना मुंह खोला, कृपया थोड़ी देर आराम करें। उन्होंने मेरा सिर थपथपाया। अगर मैं पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता, तो मैं तुम्हें समर्थन नहीं दे पाऊंगा। कला विभाग के लिए ट्यूशन फीस वास्तव में बहुत अधिक है। अगर मैं 2 साल और काम करता हूँ, तो मैं हार मान लूंगा। मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें ऑस्ट्रिया ले जाऊंगा। मेरा दिल जोर से धड़कता है। उन्होंने एक बार कहा था कि वह अपने पूरे जीवन में कभी शादी नहीं करेंगे। तो उस अंतिम वाक्य का क्या मतलब है? एक वादा। ऑस्ट्रिया क्यों जाएं? क्योंकि मुझे स्कीइंग पसंद है। क्या आप स्की करना जानते हैं? मैंने सिर हिलाया। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। टन जियानगो बहुत उत्साहित लग रहे थे। इसके बारे में सोचो, जब आप नीचे गिरते हैं तो आपके आसपास के सभी लोग गायब हो जाते हैं। केवल आपके कानों में चलने वाली हवा की आवाज सुनाई देती है। वह गति, वह उत्साह, बिल्कुल अद्भुत। मैंने आसानी से कीबोर्ड दबाया, जिससे अजीब सी आवाज निकली, जिससे मेरा समय बर्बाद हुआ। जाने से पहले हमने नीना के साथ डिनर किया। नीना को अलविदा कहते समय उसने मुझे गले लगाया और मेरे कान में फुसफुसाया, वह आदमी जो 3 शब्द आई लव यू कहने से सबसे ज्यादा डरता है। कृपया उसे समय दें। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसने हमारे रिश्ते पर नजर रखी।
यह अफसोस की बात है कि वह टन जियानगो के वास्तविक व्यक्तित्व को नहीं समझ पाई। उसके जैसा आदमी किसी भी चीज के लिए समझौता नहीं करेगा। पेड़ और पूरी तरह से त्याग दो जंगल। शायद एक दिन स्पाइडर गॉब्लिन जैसी महिला उसे वश में करने में सक्षम होगी। जर्नी टू द वेस्ट में काम करने वाला पात्र। शहर वापस जाते समय टन जियानगो ने सुना एक फोन कॉल। उसने गुनगुनाया, फोन बंद कर दिया और मुझसे कहा, लड़की, मुझे एक बड़ी मुस्कान दिखाओ, तंत्रिका। मैं उससे दूर हो गया। वह हंसा। उसका चेहरा रहस्यमय था। याद रखना कि मैंने क्या कहा था, जब तुम घर पहुंचो तो पछताना मत। मैं तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब था। लिविंग रूम के फर्श पर हर जगह कार्डबोर्ड थे और दूसरी मंजिल पर किताबों के कमरे के बीच में एक मोटा कैनवास था। मैंने अपना मुंह ढकने के लिए हाथ उठाया, बहुत आश्चर्यचकित होकर। तुम्हारा? हाँ, यह मेरा है। क्या तुम्हें यह पसंद है? मैं सफेद चाबियों को धीरे से सहलाते हुए पियानो का ढक्कन खोलने के लिए दौड़ा। मैं इतना खुश था कि मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। टन जियानगो दरवाजे के सामने झुककर खड़ा था। मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अभ्यास करने की कोशिश करो। आइए देखें कि क्या ऑस्ट्रिया में कोई उपयुक्त स्कूल है। मैं पहले ही नीना के साथ बातचीत कर चुका हूँ। आपके प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा होने का इंतजार कर रहा हूँ। जब तक कि आपकी पियानो बजाने की क्षमता में थोड़ा सुधार नहीं हो जाता, नीना आपको रिकॉर्ड करने में मदद करेगी और वहाँ स्कूल को इसकी सिफारिश करेगी। वास्तव में, टन जियानगो ने कंधे उचकाए। भले ही मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह कहने का फायदा है कि मैं यह कर सकता हूँ। मैं उछला और उसकी गर्दन को गले लगाया। उसके पूरे चेहरे पर 7 या 8 बार चुंबन किया। डॉन टी। मत मत करो। लार मेरे चेहरे पर है। टन जियानगो ने मुंह बनाने का नाटक किया। अभी भी बहुत खुश मत हो। मेरी एक शर्त है। मैं अभी भी डूबा हुआ था खुशी में। मुझे बताओ, आपको भविष्य में उस पुलिसकर्मी से मिलने की अनुमति नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर ठंडे पानी की बाल्टी डाली जा रही हो। क्यों? क्या आप मुझे नियंत्रित करना चाहते हैं? अगर तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? कोई भी मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। वह और मैं तो सामान्य दोस्त हैं। आप मेरी आज़ादी में दखल क्यों देते हैं? यह किसी भी चीज पर आधारित नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुम्हें नियंत्रित करना पसंद है। मैंने गुस्से में अपना पैर पटक दिया। क्या तुम अच्छे से बोल सकते हो? क्या आप कम से कम मुझे बता सकते हैं क्यों? कोई कारण नहीं है। संक्षेप में, मैं उससे नहीं मिल सकता। यदि आपके उत्साह को बाहर निकलने का कोई स्थान नहीं है, तो आपको उस स्कूल में कुछ पुरुष सहपाठियों को ढूंढना चाहिए। उस पुलिसकर्मी को छोड़कर कोई भी कर सकता है। जब वह कारण नहीं बता रहा था, तो टन जियानगो एक लड़के की तरह लग रहा था। उसका चेहरा लाल था। उसके होंठ एक सीधी रेखा में मुड़े हुए थे। मैं बेडरूम में गया और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात पूरे समय मैं गुस्से में थी और मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन जब आंद्रे ने फोन किया, तो मैं एक पल के लिए झिझकी और फिर उसे बताने का फैसला किया। आंद्रे, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। आंद्रे चुप था और ऊपर नहीं आया आवाज, क्या वह वही है जो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देगा? ठीक है, उसे मेरा अन्य पुरुषों से मिलना पसंद नहीं है। मुझे एक कारण बनाना पड़ा। आंद्रे लगभग मंद मंद मुस्कुराया। क्या यह इस कारण से सच है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक पुलिस अधिकारी, एक अपराध पुलिस अधिकारी हूँ। ठीक है। उसने जो कहा उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं झिझक गया और मुझे नहीं पता था कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं। आंद्रे ने पूछा, क्या वह तुमसे प्यार करता है? आप उसे कितना समझते हैं? मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यह पहली बार है कि आंद्रे ने मुझसे ऐसा कहा है। इससे पहले आपने टन जियानगो से संबंधित किसी भी चीज का उल्लेख नहीं किया था।
वह आपके लायक नहीं है। मैं बिल्कुल भी आपके लायक नहीं हूँ। मिस, ध्यान रखना। आंद्रे ने फोन के दूसरे छोर पर आह भरी और फिर फोन रख दिया। मेरे कान में हल्की सी कर्कश आवाज आई। मैंने बहुत देर तक बिना सोचे समझे फोन को पकड़े रखा। बेशक मुझे खेद हुआ, लेकिन मैं बस इतना ही कर सकता था। मैं उस व्यक्ति के मनोविज्ञान को नहीं समझ सकता जो दोनों हाथों से मछली पकड़ता है। मेरे लिए दो पुरुषों के बीच की झिझक को केवल एक ही कारण से समझाया जा सकता है। वह दोनों पुरुषों से प्यार नहीं करती।